नमस्कार, प्रणाम, स्वीकार, कैसे हैं आप लोग। आपने देखना शुरू कर दिया है NR24/7 बिहार लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में और पटना के जन स्वराज कार्यालय में। और इस वक्त मेरे साथ जन स्वराज के जाने माने पहचाने प्रदेश अध्यक्ष मनोज सर हैं। मनोज सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे को थोड़ा सा समय देने के लिए। आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं सर आप? सब अच्छा है, तैयारी अच्छी चल रही है। जन स्वराज दिन दूनी रात, क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक बिहार की जनता जन स्वराज की बातों को समझ पा रही है तब तक हम अच्छे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि बिहार की जनता ज़्यादा से ज़्यादा जन स्वराज के सिद्धांतों को, उनके द्वारा दिखाए हुए रास्तों को समझे और फिर ये डिसाइड करे कि क्या वो 35 सालों का धोखा एक बार और खाना चाहते हैं या नहीं। और अगर धोखा नहीं खाना चाहते तो एक नया विकल्प ढूंढें, और उस विकल्प का एक रूप है जन स्वराज पार्टी। क्या लगता है सर कि इस बार कितने सीटों पे जन स्वराज जो है विजय पा सकती है? क्योंकि लड़ाई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ आरजेडी, एक तरफ जदयू, फिर एक तरफ बीजेपी, फिर एक तरफ जन स्वराज, फिर आपका चिराग पासवान जी का पार्टी, फिर बहुत सारे पार्टी हैं। अभी आप देखे थे 2020 में जैसे आपकी पार्टी 9 महीने, अभी 10 महीने होने को आए, जन स्वराज आई। उसी तरह एक पुष्पप्रिया सिद्धि का आया था पुरस पार्टी, आपको पता होगा। तो कहीं उस तरीके से हवा का झोंका तो नहीं होगा जन स्वराज? मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज पार्टी को एक हवा का झोंका आप कह सकती हैं, क्योंकि अगर आप केवल इतना ही ध्यान दें कि प्रशांत किशोर जो दिन में, हर दिन में एक कहीं 2 सभाएं करते हैं, उन सभाओं में जो भीड़ आती है वो ये इंडिकेट नहीं करती कि जन स्वराज पार्टी हवा हो जाने वाली पार्टी है। दिन पर दिन लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का ज्ञान, लोगों के विचार जन स्वराज पार्टी के लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं। हमें अभी के समय में ऐसा लगता है कि लगभग 3 लाख से 5 लाख लोग हर दिन जन स्वराज पार्टी को जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ते को पहचानने लगे। इसीलिए जो आपने कहा कि क्या लगता है हम कितने सीट ले पाएंगे, इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते, क्योंकि हर दिन हमारा वोटर बेस बढ़ता जा रहा है। ये कितना बढ़ेगा, किस हद तक पहुंचेगा, क्या हम 244 में से 243 जीतेंगे या 243 में से 0 जीतेंगे, जैसा शान जी कहते हैं, या तो अर्श पर या फर्श पर। तो वो अभी हम कोई आपको एस्टिमेट नहीं दे सकते। ये डिपेंड करता है, ये जनता का निर्णय होगा। बिल्कुल सर, मैं ये कहूँ, अब ये पूछूंगी कि जैसे बिहार में लोग पलायन पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, लेकिन वही आपके प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ा दावा किया, बड़ा खुलासा किया कि इसी सरकार में, जो भी एनडीए की सरकार है, एम्बुलेंस घोटाला करता है। आपने देखा, बिल्कुल एम्बुलेंस का घोटाला होता है। ऐसी ना जाने कई घोटाले हैं जो सामने भी नहीं आए होंगे। बिल्कुल, ये तो आप मानते हैं? हाँ। तो क्या लगता है कि जैसे स्वास्थ्य में घोटाला हुआ, शिक्षा में भी घोटाला हो रहा है? निश्चित रूप से जितनी बिहार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी, पटना विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय, आज से केवल 30 साल पहले उनका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन था। जो लोग कैवेंडिश और फैराडे में पढ़ जाते थे उनकी ज़िंदगी बन जाती थी। आज आप जाकर देखिए फैराडे और कैवेंडिश की क्या हालत है। वहाँ गुंडे मवालियों ने अपना आवास बना कर रखा हुआ है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। इस हालत के जिम्मेदार अगर कोई है तो केवल बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय है। अगर आप अननेसेसरीली ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामले में या किसी अपने पर्सनल एम को लेकर विश्वविद्यालयों के मोनोपोली में दखल देंगे, उनमें से जो नाकारा
असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हैं, इनको आप केवल इसलिए बढ़ावा दे देंगे क्योंकि वो आपके भतीजे हैं, तो ऐसे तो शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगी। अब ये सिस्टम या तो शिक्षा व्यवस्था के साथ लागू होती है, या हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लागू होती है, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लागू होती है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले मिनिस्ट्री में लागू होती है, या हेवी इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री में लागू होती है। आप देख लीजिए बिहार में अगर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, इसके पीछे केवल एक कारण है, बिहार का भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की कमी। जो इन्वेस्टर करोड़ों रुपए यहाँ लगा रहा है, वो क्या इतना प्रोटेक्शन, इतना सिस्टम नहीं चाहेगा इस सरकार से? बिल्कुल चाहेगा। अभी खेमका मंडल आप देख लीजिए और आप तरह तरह की घटनाओं को देख लीजिए। आज किसी एस्टिमेट के द्वारा, आप ही के किसी साथी ने हमसे कहा, बिहार में आज हर एक 8 घंटे में एक हत्या हो रही है। इस हालत में और ऐसे कानून व्यवस्था की स्थिति में और जो भ्रष्टाचार का आलम है बिहार में, उसमें कौन इन्वेस्टर यहाँ आएगा? चाहे आप 1000 एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, 1000 तरह के बेनिफिट्स दे दीजिए, वो जानते हैं कि यहाँ आकर आपको फिर से तलवे घिसने पड़ेंगे, लोगों को हर स्टेप पर घूस देना पड़ेगा। ऐसे आकर कौन यहाँ पे काम करेगा? रियल फैक्ट, जैसे कि फाइनेंस कंपनी आप जान रहे हैं, छोटे छोटे मॉर्गेज कंपनी जो लोन देते हैं, आप जब मॉर्गेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी जब होता है तो आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस में, बिना घूस दिए काम नहीं होता है। क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट भी रही हूँ, मैंने कई रजिस्टर कराया है, कई कंपनी ने मुझे दिया था। तो जब मैंने एजुकेशन का पावर वहाँ दिखाया तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, जनता बिलीव नहीं करेगी, 1 रुपया भी बिना घूस लिए काम हुआ था। तो एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है, तब तो घूस बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। अगर जनता अच्छी तरह एजुकेटेड हो जाए तो ये भ्रष्टाचार की दीवार तो वैसे ही धसक जाएगी। और यही जानते हुए यहाँ की सरकार, यहाँ के राजनेता जानबूझकर ऐसी कुछ नहीं करते जिससे कि आम जनता शिक्षित हो जाए। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, लेकिन चोर उनके अगल बगल वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अब इस मेंटल और फिजिकल हालत में नहीं है कि सरकार को कंट्रोल में रख कर चला सकें। इसीलिए उनकी सरकार की आज ये हालत है कि ये उस जंगल राज 3 की तरह बन गया है। जो जंगल राज हमने लालू जी के ज़माने में देखा, उसका एक एडिशनल बड़ा वर्जन दिखाई देता है। इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार, इतनी चोरियां, इतने खुलेआम अफसर अब जंगल राज चला रहे हैं। पहले तो डकैत लोग, लठायत लोग आकर आपको परेशान करते थे, आज तो अफसर लोग आम जनता को परेशान करते हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। जनता इसको समझ गई है और जनसुराज ने जनता को जगाने के लिए इतनी मेहनत की है। और इसीलिए हमने कहा कि अगर आज से 2 महीने बाद की हालत को देखें, तब तक बहुत ज़्यादा संख्या में बिहार की जनता जनसुराज को समझ पाएगी, जनसुराज के चुनाव चिन्ह को भी याद रखने लगेगी। सर, एक और सवाल है लॉ एंड ऑर्डर से कि आपने देखा इंदुरपुरी वाला केस? देखा? बिल्कुल। इंदुरपुरी वाले केस में मैं आपको बताती हूँ, उसमें मेरे पास पूरा तथ्य है, जस्ट बिकॉज मैं लॉयर भी हूँ, तो वो केस हमारे पास ही है। लॉर्डशिप सॉरी, एक्चुअली मेरा आदत है वो चीज़। तो उसमें क्या हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से वायलेट किया गया प्रशासन के द्वारा। 400 से 425 लोगों पर FIR हुआ, प्लस उल्लंघन देखिए, रात के 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में 50 से 60 लोगों को घर तोड़कर बिना पुलिसकर्मी के गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और बुरी तरीके से पिटाई करती है। सर, ये तो संविधान में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दिखाता है कि नीतीश बाबू की सरकार का प्रशासन कितना संवेदनहीन और इनइफेक्टिव, प्रभावहीन हो गया है। इस प्रशासन के दिन अब गिने चुने हैं। और आप तो खुद ही लॉयर हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन के अगेंस्ट एक PIL होना ज़रूरी है। मैं जनता से अपील करता हूँ और न्यायालय से अपील करता हूँ कि इसका संज्ञान लेकर यहाँ के प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छा पहल किया, मैं जनता को भी बताऊंगी और मैं आपको भी बताऊंगी सर। इसीलिए मैं इस मुद्दा को रख रही हूँ कि ताकि आपकी सरकार आए तो इस पर काम हो सके सर।
मैंने माइक भी इसीलिए पकड़ा और इसीलिए मैं 1 to 1 कर रही हूँ आप लोगों का कि मैं आपका सवाल जनता तक और जनता का सवाल यहाँ तक ला सकूँ, क्योंकि जी। जन स्वराज एक नई पहल है सर, जी, यू नो वेरी वेल अबाउट इट एंड बिल्कुल। वी नो ऑल्सो। Yeah. तो सर जनता को मैं बताऊंगी कि जो PIL की आप बात कर रहे थे, इसी केस में 100 लोगों का वकालतनामा साइन होना था। जिस दिन साइन होना था उसी दिन पुलिस घर में घुसती है 1 बजे रात को। उसको अंदाजा हो गया था पुलिस को कि ये लोग कोर्ट जाएंगे, और उन्होंने स्थानीय जितनी भी घरें थी डंडे से तोड़ के गेट, कई महिलाएं भी गिरफ्तार हुई, कई लोग। और आपको ये भी बता देते हैं, जब कोर्ट यह केस गया, जब बेल के लिए गया, 1 हियरिंग पे बेल ग्रांट हो गया। यानी पुलिस के मुंह पे बड़ा तमाचा है। बिल्कुल। मुझे तो ये भी अपील करने की इच्छा है हमारे न्यायालय से कि इस बात का संज्ञान लें और प्रशासन के ऊपर जो लोग संबंधित हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई लेने का निर्देश दें, जिससे कि फिर से ऐसी घटना ना हो। जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, जनसुराज की सरकार बनने के साथ ही हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे होने वाले गृह मंत्री, हमारे अधिकारी अपने खुद के उदाहरण से एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जिससे कि नीचे के जो अफसर हैं वो हिम्मत नहीं करेंगे कि कानून के खिलाफ कोई एक कदम उठा सके। ये हमारा वादा है बिहार की जनता से। सर, अगर आपने इस वादे को फुलफिल कर लिया तो मुझे लगता है कि बिहार वाकई जो हम लोग दावा ठोकते हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं तो ओपन बात करती हूँ सर, प्लेजर सबको पता चल भी रहा होगा। मैं तो बोलती हूँ कि लोग, आप इसे बताइएगा, सहमति जताइएगा कि या फिर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं जो सवाल करने जा रही हूँ, लोग जितनी भी पार्टियाँ हैं वो कहते हैं कि हम बिहार को मुंबई बनाएंगे, हम बिहार को दिल्ली बनाएंगे। आपको लगता है कि क्या आज बिहार इतना भी पीछे है? ये बात नहीं करते कि हम अमेरिका बनाएंगे, कि ये बात नहीं करते कि हम लंदन बनाएंगे, जबकि जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी, कितना भी हमारा बिहार पीछा हो, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी से लेकर बड़े बड़े मजदूर हो या छोटे मजदूर हो, वो बिहार की ही मिट्टी के होते हैं। नहीं, आपकी बात में सच्चाई है। मैं उसमें केवल इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि बिहार का ये हाल, अभी जो हाल है, इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो ये राजनीतिक दल जिम्मेदार है।